नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त रीता सरकार। स्वागत है आपका बंगाल की भूली बिसरी भूतिया कहानियों के सबसे खौफनाक अध्याय में। आज की रात हम जिन कहानियों को प्रस्तुत करेंगे वो दशकों पहले गूंजती थी, लेकिन आज भी हवाओं में तैर रही है। पिछली बार हमने शमशानों और तालाबों की बात की थी, परंतु आज हम चलेंगे उन वीरान मैदानों में जहां दोपहर में भी रूह कांप जाती है, उन रेलवे लाइनों पर जहां मरने के बाद भी कुछ लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और समुद्र किनारे उस पुरानी हवेली में जहां हर रात एक खूनी इतिहास दोहराया जाता है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बाली डांगा का मैदान। कहानी इस प्रकार प्रारंभ होती है। मिर्जा नगर के पास एक जगह थी जिसे लोग शुरुख खाना कहते हैं। वहाँ एक तालाब है, गहरा काला पानी। उस तालाब के चारों ओर घना बांस का जंगल है। उस तालाब के बारे में एक अजीब बात मशहूर है। वहाँ मछलियाँ तो बहुत है, परंतु कोई उन्हें पकड़ता नहीं। कहते हैं उस तालाब की मछलियों को अन्य मछलियाँ खाने वाली पक्षी भी नहीं छूते, और वहाँ के मेंढकों को सांप भी नहीं खाते। जिसने भी वहाँ रात बिताने की कोशिश की वो बाप रे बाप करके भागा। परंतु आज की कहानी उस तालाब की नहीं, अपितु उस रास्ते की है जो बाली डांगा के मैदान से होकर गुजरता है। यह मैदान भी कम बदनाम नहीं है। वर्तमान के मथुरापुर गांव में हरिहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन उसे किसी ने खबर दी कि उसकी बहन जो दूसरे गांव में रहती है बहुत अस्वस्थ है, शायद बचने की उम्मीद कम है। हरिहर बहुत परेशान हो गया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और बहुत दिनों से उससे मिला नहीं था। बहन के गांव जाने के लिए उसके पास दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जिससे जाने में बहुत वक्त लगता और शाम हो जाती। दूसरा छोटा रास्ता जो बाली डांगा के शापित मैदान और शुरुख खाना के उस तालाब के पास से होकर जाता था। हरिहर ने सोचा, दिन का समय है, चैत्र माह की धूप खिली हुई है, भूत प्रेत तो रात को निकलते हैं, दिन में क्या डर। यदि इस रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसने अपने गमछे में थोड़ा मुरमुरा बांधा और जय दुर्गा का नाम लेकर बाली डांगा के मैदान में कदम रख दिया। मैदान वीरान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस धूप में झुलसती घास और गर्म हवा की साएं साएं। चलते चलते हरिहर को एक अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा,
कोई नहीं था। उसने फिर चलना शुरू किया। फिर वही एहसास, जैसे कोई अदृश्य साया उसके कदमों के साथ कदम मिला रहा हो। तभी अचानक उसके सामने एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ। वो एक किसान था, हाथ में दराती, सिर पर गमछा। उस किसान ने एक अजीब भारी आवाज में पूछा, ओ छोकरे, इस भरी दोपहर में बालीडांगा का मैदान पार करके कहाँ जा रहे हो? हरिहर ने कहा, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे देखने जा रहा हूँ। किसान ने हरिहर की आंखों में झांकते हुए कहा, तेरी बहन ठीक है, उसे बस मामूली बुखार था, अब वो ठीक है। तू आगे मत जा, लौट जा। हरिहर हैरान रह गया। यह अजनबी उसकी बहन के विषय में कैसे जानता है? उसने सोचा, शायद कोई पागल है। उसने कहा, जो भी हो, मैं तो जाऊंगा। किसान ने फिर चेतावनी दी, आगे मत जा, आगे हमारी सभा चल रही है, वहाँ जाना मना है। हरिहर नहीं माना। वो किसान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटे में कई काली परछाइयाँ गोल घेरा बनाकर बैठी थी। उनका कोई शरीर नहीं था, बस धुएं जैसी आकृतियाँ थी, और उनके बीच में बैठा था उनका राजा, गले में हड्डियों की माला पहने एक भयानक विशाल साया। ये कोई इंसानी सभा नहीं थी, ये भूतों की पंचायत थी। हरिहर को देखते ही सभा में सन्नाटा छा गया। वो परछाइयाँ हिलना बंद हो गई। राजा ने गरज कर पूछा, यह कौन है? हमारी सभा में विघ्न डालने वाला यह कौन है? इसे यहाँ किसने आने दिया? हरिहर कांपने लगा, उसका गला सूख गया। उसे लगा आज उसका अंत निश्चित है। तभी वही किसान, जो असल में एक भूत था और जिसने उसे रोका था, अदृश्य रूप में बोला, सरकार, यह मेरा आदमी है, मैंने इसे रोका था, पर यह नहीं माना। यह निर्दोष है, बस रास्ता भटक गया है, इसे जाने दीजिए। राजा ने अपनी लाल आंखों से हरिहर को घूरा। कुछ पल की खामोशी रही। फिर राजा ने हाथ हिलाया और पलक झपकते ही वो सारी सभा, वो राजा, वो परछाइयाँ सब हवा में गायब हो गई। वहाँ सिर्फ धूल उड़ने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका रह गया। हरिहर जान बचाकर भागा। वह बहन के घर पहुंचा। सबने उसे डांटा कि वो उस मनहूस रास्ते से क्यों आया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बहन सचमुच ठीक थी, उसे बस हल्का बुखार था। वो किसान सही था, लेकिन उस शाम हरिहर की हालत बिगड़ गई। उसे खून की उल्टियाँ होने लगी, उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसे बैलगाड़ी में डालकर वापस उसके गांव लाया गया। उसकी हालत देखकर घर वाले समझ गए कि यह बीमारी नहीं, ऊपरी हवा है। बालीडांगा के भूतों ने उसे छोड़ तो दिया था, लेकिन उसकी नज़र लग गई थी। आखिरकार एक मशहूर ओझा निवारण हलधर को बुलाया गया।
हलधर बहुत सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने आते ही कहा, यह बहुत जिद्दी भूत है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, झाड़ फूंक की, सरसों के दाने फेंके और उस भूत को हरिहर के शरीर से निकाल दिया। हरिहर ठीक हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि जैसे ही हलधर अपने घर जाते, भूत वापस आ जाता और हरिहर को तड़पाने लगता। यह सिलसिला कई बार चला। तंग आकर हलधर ने कहा, आज इस खेल का अंत करूंगा। उन्होंने हरिहर को अपना सबसे शक्तिशाली ब्रह्म कवच पहना दिया। कवच पहनते ही हरिहर पूरी तरह ठीक हो गया। भूत अब उसे छू भी नहीं सकता था। ओझा जीत गया था या उन्हें ऐसा लगा, लेकिन भूतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ओझा पर हमला किया। अगली शाम जब हलधर अकेले तालाब किनारे थे, भूतों ने उन्हें घेर लिया। अदृश्य आवाज़ों ने धमकी दी, हलधर, तूने हमारे शिकार को छीन लिया। तूने उसे कवच पहना दिया। या तो वो कवच वापस ला, या फिर हम तेरे इकलौते बेटे को मार डालेंगे। हलधर ने मना किया, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। तभी भूतों ने अपनी ताकत दिखाई। हलधर के घर में उनके बेटे के मुंह से खून निकलने लगा। वो तड़पने लगा। भूतों ने कहा, देख ले हलधर, तेरा बेटा मर रहा है। अगर तूने कल सुबह तक वो कवच वापस लाकर हमें नहीं दिया तो तेरा बेटा नहीं बचेगा। एक पिता हार गया। उसने अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए एक नेक इंसान को बेईमान बनना पड़ा। उसकी पत्नी ने रोते हुए सलाह दी, एक नकली कवच ले जाओ और असली वापस ले आओ। अगली सुबह हलधर एक नकली कवच लेकर हरिहर के घर गए। उनका दिल रो रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने झूठ बोला, हरिहर, यह नया कवच और भी शक्तिशाली है। यह पूरे परिवार की रक्षा करेगा। पुराना वाला मुझे दे दे। भोले हरिहर ने ओझा पर भरोसा किया। उसने सोचा, ओझा जी उसकी भलाई चाहते हैं। उसने अपनी गर्दन से वो असली कवच उतारा और ओझा के हाथ में दे दिया। ओझा ने असली कवच अपनी जेब में रखा और नकली कवच हरिहर को पहना दिया। जैसे ही ओझा हरिहर के घर से दूर गए, हवा में भूतों की हंसी गूंजी। जा ओझा, तेरा बेटा सुरक्षित है, हम खुश हैं। उधर हरिहर के घर में कोहराम मच गया। बिना असली कवच के और उस नकली कवच के साथ हरिहर पूरी तरह असुरक्षित था। उसका शरीर नीला पड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। और देखते ही देखते हरिहर ने दम तोड़ दिया। ओझा ने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन एक निर्दोष की बलि चढ़ा दी। बालीडांगा के भूतों ने अपना बदला पूरा कर लिया। धन्यवाद।